हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम कैलकुलेशन ऑफ डीए फॉर बैंकर्स, एक बैंकर्स के लिए डीए किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं इसके बारे में समझेंगे। डीए मींस क्या हो गया? डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। आपको पता है कि बैंकर्स को क्वार्टरली बेसिस पे महंगाई भत्ता मिलता है। आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। जैसे नवंबर 2003 की बात करें तो वहां आपको पता है कि स्लैब में इंक्रीज जो था वो 61 स्लैब इंक्रीज देखने को मिला था, जिसके वजह से आपके डीए में 4.27% की वृद्धि हो गई थी। तो ये स्लैब क्या होता है, फिर डीए पर स्लैब हम लोग निकालेंगे, उसके बाद फिर डीए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एरियर कितना बन रहा है। 12th बायपोर्टाइट सेटलमेंट होने के बाद आपका एरियर कितना बनेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी आपको। आप यदि इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो मिलते ही है, साथ में जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसे भी आपको समझना चाहिए। आपने इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। तो महंगाई क्या होता है? जब किसी चीज का, मान लीजिए कि कोई रेट 100 था पहले, अब ये रेट 125 हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि 25% की वृद्धि हो गई है इसमें, है ना। मीन्स महंगाई 25% हो गया है। तो ये जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज के रेट में जो वृद्धि हो रहा है, इसे कैलकुलेट किया जाता है। उसी कैलकुलेशन के आधार पे फिर डीए कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसमें इंप्लीमेंट किया जाता है कि आखिर में कितना इन्फ्लेशन है, उसे कैलकुलेट अलग अलग बेसिस पे किया जाता है। इसका कैलकुलेशन के लिए दो मेथड है आपका, मेनली है दो मेथड में यदि बात करें तो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स है और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और भी बाकी चीजें हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स के जो रेट में वृद्धि होती है इसको लिया जाता है। वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो यहां गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में भी देखा जाता है कि क्या उसके रेट में चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डब्ल्यूपीआई जो है ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करती है। वहीं यदि सीपीआई की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंप्लॉय है उसे डीए कैलकुलेट करने के लिए, वेज रिवीजन जो होता है उसमें कैलकुलेशन के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बात कर रहा हूं, सीपीआई, इसे भी अलग अलग क्षेत्र के लिए निकाला जाता है। जैसे कि आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, उसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंबाइंड, ठीक है, अर्बन लेबर और कंबाइंड, ऐसे होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकाला जाता है। लेकिन यहां पे जो हमें पढ़ना है, जो कंसंट्रेट आपको करना है कि बैंकर्स के लिए डीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेबर ब्यूरो के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, उसी के आधार पे आपको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि बैंकर्स के लिए जो सीपीआई लिया जाता है वो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो जारी किया जाता है उसे लिया जाता है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे एक चीज और आती है, बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है कि जैसे बैंकर्स के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है वो 1960 को लिया जाता है कि 1960 को किसी चीज का क्या रेट था और अभी उस चीज का क्या रेट हो चुका है, उसके आधार पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बेस ईयर का मतलब समझ में आ गया होगा, जिस ईयर को रेफरेंस माना जाता है उसके आधार पे देखा जाता है कि क्या चीज में कितना रेट में फ्लक्चुएशंस हुआ, उसका फिर उसके जो पॉइंट्स है उसमें कितने चेंजेस हुए हैं, उसके आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, बैंकर्स के लिए 1960 को लिया जाता है। वहीं यदि गवर्नमेंट इंप्लॉय की बात करें तो उसके लिए 2001 बेस ईयर लिया जाता है। लेकिन इसे जारी जो किया जाता है वो अलग अलग बेस ईयर, समय के साथ इसे अलग अलग बेस ईयर चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे प्रेजेंटली यदि बात करें तो अभी बेस ईयर 2016 लिया जाता है, जो जारी किया जाता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो 2016 को बेस ईयर माना गया है, और बेस ईयर इज इक्वल टू 100 हमेशा होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बेस ईयर 1960 की बात करें जो बैंकर्स के लिए होता है, ये 100 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे 100 माना जाता है किसी भी चीज को। रेफरेंस यहां माना गया है कि जो रेट में चेंजेज होंगे वो 100 के आधार पे देखा जाएगा कि कितना चेंज हुआ है, और उसी के आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो 100 का ज्यादा यहां मतलब नहीं है, ये एक कैलकुलेशन के लिए, आसान करने के लिए 100 माना जाता है, और इसी के बेसिस पे फिर निकाला जाता है कि किसी भी चीज का पहले यदि 100 रेट था तो आज के डेट में उसका रेट कितना हो गया है, उसके आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है,
हर चीज आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं यहाँ बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ पाए आखिर में किस प्रकार से कोई चीजें काम कर रहा है। अब देखिए, जो सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्रियल वर्कर जो निकाले जाते हैं, ये लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। और ये यदि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1944 से बेस ईयर माना गया था शुरू में, तो 1944 हुआ, फिर बेस ईयर चेंज हुआ, 1949 हुआ, 1960 हुआ जो बैंकर्स के लिए अभी लागू है, फिर 1982 हुआ, 2001 हुआ, और अभी जो प्रेजेंट में बेस ईयर चल रहा है वो क्या है, 2016। इसका मतलब अभी जो भी डेटा आपको जारी किए जाते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा, साइट पे आप देखिएगा तो उसमें बेस ईयर 2016 होता है। और आपको पता होगा कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसमें बेस ईयर 2060 करने की बात कही गई है, जो बैंकरों के लिए अभी 1960 बेस ईयर चल रहा है, उसके आधार पे बोला गया है कि यहां पे 2016 बेस ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स, ये जो बेस ईयर आपका 2016 है एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, ये आपका कब से लागू हुआ है, सितंबर 2020 से लागू हुआ है, ठीक है। अब यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें इंडस्ट्रियल वर्कर की, तो टोटल जो आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं कमोडिटी, क्योंकि देखा जाता है ना किसी भी चीज का गुड्स एंड सर्विसेज का रेट में कितना वृद्धि हो रहा है। अब हर गुड्स एंड सर्विसेज को तो नहीं लिया जा सकता है, इसलिए सेलेक्टेड 317 कमोडिटीज को लिया जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट से, अलग अलग क्षेत्रों में टोटल 88 सेक्टर है, जहां से अलग अलग क्षेत्रों से टोटल 317 गुड्स एंड सर्विसेज मींस कमोडिटीज को लिए जाते हैं, और फिर चेक किया जाता है कि आखिर में कितना सीपीआई इंडेक्स है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए चेक किया जाता है। बात समझ में आ गई है। चलिए, अब ये चीज मैंने पहले बता दिया कि जो बैंकर्स के लिए होता है वो 1960 आपका बेस ईयर माना जाता है, वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 2001 माना जाता है। अब फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग समझते हैं कि आखिर में कौन से क्वार्टर के लिए आपको डीए मिलता है बैंकर्स के लिए, और कौन से मंथ्स में मिलता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, डीए जो कैलकुलेशन होता है बैंकर्स के लिए, वो मई में होता है, अगस्त में, नवंबर में और दिसंबर में, ठीक है। अब मई में जो होता है मई जून जुलाई के लिए होता है, अगस्त में मिलता है अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए, नवंबर में जो मिलता है नवंबर दिसंबर जनवरी के लिए, और फरवरी में मिलता है फरवरी मार्च और अप्रैल के लिए। तो ये कैसे हम लोग समझेंगे, इसका कब किस तरह से कैलकुलेशन होता है। देखिए, जो डीए का कैलकुलेशन होता है किस पे बेस्ड होता है, सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो जारी किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, है ना, इसी पे बेस्ड होता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी इसका जो आपका जारी किया जाता है डेटा को, उसके आधार पे डीए का कैलकुलेशन होता है। तो डेटा जो जारी किया जाता है वो तो प्रत्येक मंथ होता है, जनवरी का भी डेटा जारी किया जाता है ना, प्रत्येक मंथ इसका डेटा जारी किया जाता है, फरवरी का भी किया जाता है, उसी तरह से सारे मंथ्स का डेटा जारी किया जाता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, ठीक है। लेकिन जो जनवरी का डेटा जारी किया जाएगा, ये कब रिलीज किया जाएगा, ये रिलीज किया जाएगा फरवरी में, ठीक है। उसी तरह से फरवरी का रिलीज कब किया जाएगा, मार्च में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक मंथ का डेटा जो है नेक्स्ट मंथ में रिलीज किए जाते हैं, और कौन सा डेट को, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ जो होते हैं उस डेट में डेटा को रिलीज किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पे हमें जो मिलता है, जो बैंकर्स को डीए मिलता है, वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, इसीलिए हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे ये इसके कैलकुलेट करते हैं, मतलब 3 महीने का डेटा को हम लोग लेते हैं और उसका एवरेज डेटा को लिया जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि जो भी सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर आपका जनवरी का, फरवरी का और मार्च का था, उसे कंसीडर किया जाता है, और एक मंथ छोड़ करके मींस अप्रैल छोड़ दीजिए, उसके बाद मई जून जुलाई ये आपका डीए बैंकर्स को मिलता है। उसी तरह से जो सीपीआई कैलकुलेट किया गया था अप्रैल मई जून के लिए, एक मंथ से यहां पे गैप दीजिए मींस जुलाई का, उसके बाद फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए बैंकर्स को क्या है, डीए मिलता है। तो बेस्ड तो होता है आपका सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो डेटा रिलीज किए हैं, लेकिन एक मंथ छोड़ करके नेक्स्ट जो आपका मंथ्स है वो कंटिन्यू 3 महीने के लिए आपको डीए यहां पे मिलता है। बात समझ में आ गई, ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। कहने का मतलब ये हो गया कि जनवरी, फरवरी और मार्च का जो डेटा रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा सीपीआई का, उसको कंसीडर करते हुए एक मंथ यहां पे गैप दीजिए, और फिर मई जून जुलाई के लिए यहां पे डीए देखने को मिलता है बैंकर्स के लिए, ठीक है। तो कब कब मिलता है, मई में मिलता है, अगस्त में मिलता है, नवंबर में मिलता है और फरवरी में मिलता है। और किस पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है उससे पहले के 3 मंथ, एक मंथ छोड़ के उससे पहले का जो 3 मंथ है उसका हम लोग एवरेज ले लेते हैं सीपीआई को। तो ये बातें समझ में आ गई कि कब कब हमें डीए मिलेगा, ठीक है।
बात समझ में आ गई। अब फाइनली जिस चीज का इंतजार है हमें कि आखिर में कैलकुलेशन इसका किस प्रकार से किया जाता है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के बाद आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे डीए को, ठीक है। देखिए अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ही हम बात करें कि आपका जो 4.27% आपको जो डीए नवंबर में मिला है ना, इतना इंक्रीज जो मिला है, ये कैसे कैलकुलेट किया गया तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डीए कैलकुलेशन फॉर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 2024 ना। अभी जो डीए मिला वो कौन सा डीए मिला आपको, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ्स का मिला है ना। अभी जैसे यहां पे अभी समझिए आप, यहां पे अभी क्या मैंने बताया कि ये जो मिला आपका नवंबर, दिसंबर, इसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आपको डीए मिला है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए किस पे बेस्ड होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो सीपीआई है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके लिए, ठीक है। मींस नवंबर से निकालना है तो यहाँ पे अक्टूबर को आप छोड़िए, ठीक है, और इससे पहले के जो भी 3 मंथ्स है उसका सीपीआई को आप ले लीजिए, ठीक है। उसके सीपीआई को क्या करेंगे, हम ले लेंगे, उसके आधार पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे इसका मतलब सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर हमें जुलाई 2023 का चाहिए, जो कि इतना है सीपीआई जो डेटा जारी किया गया है लेबर ब्यूरो के द्वारा। फिर अगस्त 2023 के लिए चाहिए हमें सीपीआई, वो आपका इतना है, ठीक है। उसी तरह से अगस्त 2023 के लिए सीपीआई चाहिए तो 137.5 है। ये सीपीआई जो जारी किए गए हैं कहां पे, आपके लेबर ब्यूरो के द्वारा, साइट पे आप जाकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका एवरेज लेंगे, एवरेज ले लेंगे तो एवरेज सीपीआई इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो इसे और इसे ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाता है एवरेज सीपीआई, जो कि आपको यही काम करेगा, एवरेज सीपीआई ही आगे लेना है आपको। तो 138.8 आ गया। अब फ्रेंड्स यहां पे एक चीज समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेटा रिलीज किया गया है ये बेस ईयर 2016 के आधार पे रिलीज किए गए हैं। ये जो आपके डेटा रिलीज किए गए हैं वो बेस ईयर 2016 को 100 मान करके किया गया है। तो यहां समझिए बैंकर्स के लिए बेस ईयर कौन सा है, बैंकर्स के लिए बेस ईयर है 1960, ठीक है। लेकिन बेस और यहां जो डेटा रिलीज किया गया है वो क्या है, 2016 के आधार पे किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2016 से आपको डेटा को ले जाना है कहां पे, 1960 के पास ले जाना है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में भी आपको देखना है कि डेटा, ये जो बेस ईयर चेंज हुआ था, एक बार 1982 चेंज हुआ था और एक बार बेस ईयर जो चेंज किया गया था वो 2001 किया गया था। इसका मतलब है कि 2016 से ये जो बेस ईयर है इससे आपको पहले ले जाना पड़ेगा 2001 में, फिर आपको 1982 में और फिर 1960 में, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आज यदि किसी चीज का मान लीजिए कि रेट 100 है तो ये 1960 में उस चीज का रेट कितना था, कितना पॉइंट बनेगा। एक्चुअली पॉइंट की बात यहां पे करेंगे, कितना पॉइंट बना है इसके आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक जो फैक्टर होता है, जो आपका कैलकुलेशन यहां पे फैक्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है कि जब 2016 से 2001 पे आएंगे तो 2.88 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेटा को, ठीक है। जो भी अभी के टाइम में आपका सीपीआई इंडेक्स है उसे आप 2.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2001 में पहुंच जाएंगे, और फिर 2001 से आपका 1982 में पहुंचने के लिए आप 4.63 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इससे इसमें पहुंचने के लिए 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये फैक्टर आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में हम जब ऐसे करते हैं तो कोई भी चीज का रेट जो अभी कितना है और फिर 1916 में वो रेट कितना हो जाएगा इससे पता चलेगा, ठीक है। मींस फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसी के रूप में ये कैलकुलेशन निकाला गया है, लेकिन आपका यहां पे सिर्फ डायरेक्टली ये फैक्टर को याद रखना है कि ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या है कि 1960 में पहुंच जाएंगे। और जैसा आपको पता है कि 2016 बेस ईयर करने की बात कही गई है इस बार के चार्टर ऑफ डिमांड में, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 1960 ही बेस ईयर आपको लेना है, कंसीडर करना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है।
चलिए अब फ्रेंड्स, अब यहां पे तो आपने समझ लिया कि ये जो डेटा निकल के आया, ये जो एवरेज निकल के आया है, ये बेस ईयर 2016 के आधार पे आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब ये 2016 के आधार पे है, आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है 1960 में, क्योंकि बेस ईयर बैंकर्स के लिए ये लिया जाता है। तो क्या करेंगे, ये जो आया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप किससे 2.88 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका 4.63 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे 1960 में। ठीक है, और अभी का जो किसी भी चीज का यहां पे अभी जो पॉइंट इतना बन रहा है 1960 में, वो पॉइंट आपका इतना बन जाएगा। मतलब 1960 में उसी चीज का जब हम देखेंगे, रेफरेंस लेंगे, तो वो पॉइंट आपका कितना बन रहा है 9124.52। जो पॉइंट आपका 2016 में इतना था, अभी आपका 1960 में इतना बन गया। अब इसी को हम फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, अब देखिए, अब होता क्या है, बीच बीच में जैसे आपका सेटलमेंट होता है, बाइपोटाइट सेटलमेंट होता है, कुछ पॉइंट्स को मर्ज कर दिया जाता है डीए में, सॉरी बेसिक्स में। ठीक है, तो जो पॉइंट्स को मर्ज कर दिया जाता है उसे हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल पॉइंट्स आपका इतना है। यदि हम 2016 से बात करेंगे तो टोटल पॉइंट्स आपका 1960 में इतना है, लेकिन बीच में क्या है कि कुछ पॉइंट्स को मर्ज कर दिए जाते हैं, तो उसे आप माइनस कर लेंगे पहले। तो जैसा आपको पता है कि 11th बीपीएस जो था, 11th बाइपोटाइट सेटलमेंट था, उसमें डीए पॉइंट 6352 को मर्ज कर दिया गया था बेसिक्स में। ठीक है, तो इसे जो मर्ज किया गया है उसके बाद कितना बचा है, क्योंकि अभी आपको फाइनली निकालना है कि कितना डीए है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका 9124.52 है, ये टोटल अभी तक है। मतलब 16 से 2016 से यदि कंपेयर करें 1916 को, तो आपका ये पॉइंट निकल के आता है। अब जो मर्ज किया गया है उसे आप माइनस करेंगे, तो इतना पॉइंट तो मर्ज कर दिया गया बेसिक में, इसका मतलब रिमेनिंग पॉइंट हमारे पास कितने बचे हैं, ये बचे हैं 2772.52। ठीक है, कितने बचे हैं। लेकिन अब हमें डीए कैलकुलेट करने के लिए स्लैब निकालना पड़ता है। स्लैब क्या होता है, तो जो भी पॉइंट्स है उसे आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, आपका स्लैब बन जाएगा। मींस आपका 4 पॉइंट्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक स्लैब होता है। 4 पॉइंट्स इज इक्वल टू एक स्लैब होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे स्लैब निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका स्लैब निकल के आया। डीए निकालने के लिए पहले आप स्लैब निकालेंगे। ठीक है, स्लैब निकाल लिया। अब स्लैब निकालने के लिए अब यहां पे बात होती है कि डीए परसेंटेज निकालना है, क्योंकि अभी भी आपका डीए नहीं निकला है। तो डीए जो निकलेगा उसके लिए यहां पे डीए पर स्लैब एक होता है, डीए पर स्लैब, कि पर स्लैब जो है उसमें से डीए परसेंटेज कितना होगा, डीए पर स्लैब। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप जैसे जैसे मर्जर होता है वैसे वैसे डीए पर स्लैब आपका कम होता रहता है। स्लैब्स तो आपको पता चल गया कि टोटल स्लैब जो है सो इतने हैं। ठीक है, अब ये स्लैब को हम लोग डीए परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि आपको 0.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आखिर ये क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ना डीए पर स्लैब निकालने के लिए, डीए परसेंटेज या डीए पर स्लैब निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 0.7 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको निकल के आएगा 48.52%। ये आपका फाइनली डीए निकल के आया कि आपका जो नवंबर में है डीए टोटल कितना है 48.52। अब यहां पे बात हो रही है कि 0.7 से ही आखिर क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपका डीए पर स्लैब होता है, ये अलग अलग जैसे ही रिवीजन होता है, बाइपोटाइट सेटलमेंट होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये क्यों चेंज होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जैसे बात करें पहले की, पहले आपका 2.4 यदि स्लैब था, फिर बाद में जैसे रिवीजन हुआ आपका 1.8 हुआ, फिर बाद में जब रिवीजन आपका 9th बीपीएस हुआ तो 1.5 हुआ, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जब रिवीजन हुआ आपका 10th बाइपोटाइट सेटलमेंट तो 1.0 डीए पर स्लैब हुआ। उसके बाद यदि 11th बाइपोटाइट सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे 0.07 लिया जाता है, क्या डीए पर स्लैब, डीए परसेंटेज निकालने के लिए। फिर जब नेक्स्ट आपका बाइपोटाइट सेटलमेंट जो आपका 12 बाइपोटाइट सेटलमेंट है, इसमें से 0.06 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, कैसे होता है इस तरह से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसे कैलकुलेट करने के लिए अभी जब तक कि आपका 12th बाइपोटाइट सेटलमेंट नहीं है,
0.07 लेना है डीए पर स्लैब को। तो जब स्लैब में से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.07 तो आपका आ गया 48.52। ये आपका डीए कैलकुलेट होकर के आ गया नवंबर तक का। ठीक है, लेकिन अब बात करिए कि लास्ट क्वार्टर का डीए कितना है, तो 44.24 लास्ट क्वार्टर जो डीए चल रहा है। ठीक है, तो अब जब इसमें माइनस करेंगे तो 4.27 का आपको इंक्रीज डीए पर स्लैब में, सॉरी डीए देखने को मिलेगा। आपको कितना देखने को मिलेगा, 4.27। ये आपका इंक्रीज डीए है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ये था और अभी आपका फाइनली ये कैलकुलेट होकर के आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए, एक तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर का कितना डीए है, उसमें से अभी डीए कितना है उसको माइनस करके निकाल सकते हैं, या तो फिर आप एक और क्या कर सकते हैं कि स्लैब आप पता करिए कि ऐसे लास्ट क्वार्टर का रेफरेंस लेना पड़ेगा। या तो आप डीए कितना परसेंट है वो देख लीजिए लास्ट क्वार्टर में, और अभी का डीए निकाल लीजिए, फिर माइनस करिए तो आपको पता चल जाए कितना परसेंट डीए हमारा बढ़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई है, आपको डीए पता चल गया कि किस प्रकार से निकाला जाता है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कितना स्लैब मिला था उसे आप ले लीजिए। जैसे अभी बात करें कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर का जो स्लैब था, वो टोटल स्लैब जो बन करके आया था वो 632 आया था, और अभी जो आपने स्लैब निकाला वो स्लैब कितना है, ये आपका 693 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब डिफरेंस लेंगे तो 61 स्लैब का डिफरेंस आ गया। तो बहुत बार आप सुनते होंगे कि इतना परसेंट स्लैब हमारा बढ़ गया, तो यही है कि लास्ट क्वार्टर में आपका स्लैब कितना था और अभी आपका स्लैब कितना आया, दोनों का डिफरेंस ये आपका स्लैब बढ़ के आया। और आपको पता है कि स्लैब को जब 4 से स्लैब जो आया है इसे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, जो आपका डीए पर स्लैब है, तो आपका फाइनली कितना निकल के आ जाता है, 4.27% आपका डीए निकल के आ जाता है कि इतना परसेंट का इंक्रीज हुआ। ठीक है, स्लैब में कितना इंक्रीज हुआ वो देख लीजिए, उसे 0.07 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 4.27। और ये 0.07 से अभी 11th बाइपोर्टाइट सेटलमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे ही 12th बाइपोर्टाइट सेटलमेंट होगा तो 0.06 हम लिया करेंगे उसकी जगह पे। क्यों लिया जाएगा, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों बार बार कम हो जाता है, जैसे ही डीए मर्ज की कुछ पॉइंट्स को मर्ज किया जाता है बेसिक्स में, तो आपका डीए पर स्लैब क्यों कम हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इन नटसेल यदि हम बात करें तो किस प्रकार से हम लोग डीए निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि अभी जो डेटा रिलीज किए जाते हैं सीपीआई का, वो 2016 बेस ईयर मान के किए जाते हैं। ठीक है, तो जब 2016 को मान के किया जाता है, लेकिन हमें पहुंचना कहां होता है, 1960 में पहुंचना होता है, क्योंकि बेस ईयर जो बैंकर्स का लिया गया है वो 1960 ही है। तो इसके लिए क्या करना है कि जिस क्वार्टर का आपको निकालना है, ये आपको बता चुका हूं कि किस क्वार्टर के लिए कब निकाला जाता है, तो आपको एवरेज ले लेना है। अब एवरेज जब आप ले लेंगे, जो भी सीपीआई पॉइंट्स आया, लेकिन ये जो निकल के आया ये आपका 2016 के आधार पे पॉइंट्स निकल के आते हैं। अब इसको 1960 के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 2.88 4.93 4.63 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल पॉइंट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 1960 का टोटल पॉइंट। ठीक है, 2000 अभी से मतलब जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब से लेकर के आपका 1960 का कंपेयर जब करेंगे तो आपके ये पॉइंट्स निकल के आते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हैं कि पॉइंट्स मर्ज किए जा चुके हैं लास्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, तो कितने मर्ज किए हैं उसे ध्यान रखना पड़ेगा, उसे माइनस कर देना पड़ेगा, तो आपके फाइनली पॉइंट्स इतने बन के आए। अब जो डीए निकाला जाता है वो स्लैब के आधार पर निकाला जाता है, तो इसे स्लैब में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करिएगा, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका टोटल स्लैब निकल के आ जाता है। और जो स्लैब निकल के आता है उसे पर स्लैब जो होता है डीए परसेंटेज पर स्लैब, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए अभी जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो इसके लिए 0.07 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.52 निकल के आया, ये आपका डीए कैलकुलेट हो गया। तो यदि सिर्फ डीए कैलकुलेट करना है तब तो इतना आ गया, लेकिन यदि इंक्रीज देखना है कि लास्ट क्वार्टर से कितना इंक्रीज हुआ है, तो लास्ट क्वार्टर का जो डीए है उसे आपको देखना पड़ेगा, माइनस कर देंगे तो आपका 4.27 डीए जो इंक्रीज हुआ है नवंबर में, ये आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसी लगी जानकारी, इसी प्रकार से आगे फिर मैं बताऊंगा कि डीए पर स्लैब जो आपका डिक्रीज हो जाता है प्रत्येक बाइपार्टाइट सेटलमेंट में वो क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और बाकी फिर एरियर किस प्रकार से आपको मिलेंगे, कितने एरियर्स इस पर मिल सकते हैं 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट होने के बाद में, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, यदि अच्छा लगा और आपको लगता है कि आगे भी इस तरह से इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए, तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, थैंक यू।